वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में आज 13 चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे, नीति के दोहे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था और मीनिंग लिखवाया। आज मैं आपको क्वेश्चन में आंसर करवाऊंगी। पेज नंबर 61। ओके, स्वाध्याय है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है ना। पहला नंबर का प्रश्न है आपका, रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है। रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा, रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है। ओके, आंसर लिखेंगे। रहीम के अनुसार, यहाँ लिख दीजिए ऐसे, रहीम के अनुसार, रहीम के अनुसार, है ना, रहीम के अनुसार लिखिए, संपत्ति का महत्व, संपत्ति का महत्व यह है कि, महत्व यह है कि, यह है कि, आप लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर, रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है। तो रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व यह है कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए, यह है कि उससे दूसरों का भला किया जा सके, उससे यहाँ लिखिए, उससे दूसरों का भला किया जा सके, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकेंड का क्वेश्चन है, छोटे को तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। छोटों को तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। छोटों को तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए कि छोटों को, क्वेश्चन नंबर 2, छोटों को का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। तो छोटों का तिरस्कार क्योंकि, आंसर में लिख दीजिए। 2-4 क्वेश्चन लिखा देती हूँ, फिर मैं ओरल बता दूंगी और आप अपने आप से ओरल लिख सकते हो। ओके बच्चों, चलिए नाउ स्टार्ट। छोटों का तिरस्कार, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि है ना, छोटों का
का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि है ना, जो काम लिखिए यहाँ, क्योंकि जो काम वे नहीं कर सकते, वे कर सकते, जो काम वे कर सकते वो बड़े नहीं कर सकते, वो बड़े नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। है ना, जो काम वे नहीं कर सकते वो बड़े नहीं कर सकते। चलिए, ये क्वेश्चन आपका 2 हो गया कंप्लीट। 3rd नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, सुई का काम कौन नहीं कर सकता, सुई का काम कौन नहीं कर सकता। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब सेकंड का लिख लीजिए, सुई का काम कौन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3, सुई का काम कौन नहीं कर सकता, सुई का काम कौन नहीं कर सकता। ओके, 3 नंबर का क्वेश्चन है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। आंसर में क्या लिखेंगे हम, सुई का काम तलवार नहीं, यहाँ लिख दीजिए, सुई का काम तलवार नहीं कर सकता, तलवार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। है ना। 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे बच्चों कि उत्तम प्रकृति का लक्षण क्या है। 4 नंबर के क्वेश्चन में है आपका, उत्तम प्रकृति का लक्षण क्या है। उत्तम प्रकृति का लक्षण क्या है। 4 नंबर, का लक्षण क्या है ना। उत्तम प्रकृति का लक्षण क्या है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे, उत्तम प्रकृति का लक्षण यह है कि, आंसर लिखिए यहाँ, उत्तम प्राकृतिक का लक्षण है ना, उत्तम प्रकृति का लक्षण है कि बुराइयों के बीच रहकर भी, है कि बुराइयों के बीच रहकर भी, बुराइयों, है ना, बुराइयों के बीच रहकर भी, के बीच रहकर, साइड में हो जाती हूँ, है ना। उत्तम लक्षण का, उत्तम प्रकृति का लक्षण यह है कि बुराइयों के बीच रहकर भी हमें क्या करना चाहिए, रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। क्या लिखेंगे, वह बुराइयों के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती, वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। ओके, ये आपका
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। 5 नंबर के शीशे क्यों नहीं चाहिए, शीशे क्यों नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, शीशे क्यों नहीं चाहिए, शीशे क्यों नहीं चाहिए, है ना। शीशे क्यों नहीं चाहिए, इसका आंसर लिखेंगे हम। शीशे क्यों नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीशे क्यों नहीं चाहिए। 6 नंबर के क्वेश्चन है, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। प्रश्न का कुछ अर्थ नहीं निकलता, अतः इस प्रकार प्रश्न का रहीम जी कहते हैं मांगना मृत्यु का समान है। 6 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। मांगना मरने के समान है। रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है, इसका ये आंसर हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन 1-1 नंबर के वाक्यों के लिखो। अब स्वाध्याय का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों का, टेक्स्ट बुक में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार से मीन्स ये 1 वर्ड का था। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम क्या हमें क्या समझाते हैं। वृक्ष और सरोवर से के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, वृक्ष और सरोवर से और वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं। रहीम हमें क्या समझाते हैं। है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का, यहाँ हम 2 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 का 1 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि रहीम वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता। क्या लिखेंगे, आंसर लिखिए आप यहाँ, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, है ना। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, स्वयं नहीं खाता। ओके, स्वयं नहीं खाता। सरोवर अपने पानी, लिखिए अपने सरोवर अपने पानी
अपने पानी स्वयं नहीं पीता, स्वयं सरोवर अपनी पानी स्वयं नहीं पीते, है ना। रहीम जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ओके। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग, अपनी जमा की गई धन संपत्ति, देखिए धन संपत्ति, जमा की गई अपनी धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए, धन संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए, है ना, केवल अपने लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि है ना, केवल अपने लिए नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे के लिए भलाई करना चाहिए, हमें दूसरे के लिए भी भलाई करना चाहिए, के लिए, है ना, लिखिए के लिए भी भलाई करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं। तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपने पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, कि हमारे लिए जो धन है तो सिर्फ अपने लिए नहीं होने चाहिए, हमें किसी और के, दूसरे के भलाई करने के लिए भी उपयोग में लेना चाहिए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की प्रवृत्ति को कैसे समझते हैं, है ना। कड़वे मुख वाली मनुष्य के प्रकृति को कैसे समझते हैं, तो मैं इसको आपको ओरल बोल के बता देती हूँ। क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की
मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? प्रकृति को कैसे समझाते हैं? ये आपका क्वेश्चन है ना बच्चों? कैसे समझाते हैं? कैसे समझाते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? तो इसको हम ऐसे समझाएंगे, कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी की तरह, कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति ककड़ी की तरह, ककड़ी के समान होती है। कुछ लोगों का जबान कड़वी होती है। किसके तरह होती है? ककड़ी के समान होती है, खीरे के समान होती है। किसी का, बहुत लोगों की जुबान जो मुख है वो बोलने का तरीका कड़वा होता है। जैसे कोई भी कुछ बोलता है तो कैसे, अरे क्या कड़वा वचन बोल दिया, कि जब देखो तो गलत ही बात बोलता है। तो कुछ लोगों की, मनुष्य की ऐसी जबान होती है, वे हमें कड़वे बोल ही बोलते हैं। वो हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। जब भी कोई बात करो तो कुछ ऐसा बात बोलेंगे जिसको आपको सुन के गुस्सा आ जाएगा और उससे बात करने का मन भी नहीं करता है। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वाले को कितनी चोट पहुंचती है। बोलने वाले, कड़वे व्यक्ति बोलने वाले ये नहीं सोचते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ तो सुनने वाले व्यक्ति को कितना चोट पहुंचेगा। ओके, ऐसे लोगों का मुख ककड़ी के मुंह के समान होता है। ऐसे लोगों का मुख ककड़ी के मुख के समान होता है। कटु वाणी बोलकर दूसरे को दिल को चोट पहुंचाना अपराध है। इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाकर, इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है। उस पर मुंह काटकर उसको नमक लगाने की ककड़ी को सजा दी जाती है। वैसे ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। वैसी सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। ओके, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन आपके लिए है कि थर्ड नंबर का है कि लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी बात नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 3, लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी बात नहीं बनती। बात नहीं बनती। लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी बात नहीं बनती। ऐसे रहीम किस उदाहरण से समझाते हैं? ऐसे रहीम किस तरह समझाते हैं? ऐसे रहीम किस तरह समझाते हैं? ओके, ये किस तरह समझाते हैं? किस तरह समझाते हैं? किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। आंसर है किसी कारण से, लिखिए, किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। है ना, बड़ा मुश्किल होता है।
इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं कि फटे हुए दूध से जमाए गए दही को मक्खन नहीं निकाला जा सकता। दही को मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। जमाए हुए दही को मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। है ना, बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर उसे कितना भी माथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। फिर उसे कितना भी मथा जाए तो उसे मक्खन नहीं निकलता। क्या निकलता है? नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता। ओके। उसी तरह रहीम जी कहते कि बिगड़ी हुई बात बिगड़ जाती है, तो इसीलिए रहीम जी कहते बिगड़ी हुई बात कितनी भी बिगड़ जाए तो बाद में नहीं सुधरता। ओके, आज के लिए बस आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, हरिओम।